भारत और चीन को मिलने न देने के लिए, नेपाल को अनस्टेबल करने के लिए थर्ड कंट्री ही है जिम्मेवार। ना चीन ना भारत, कोई तीसरा देश अभी नेपाल को भारत और चीन के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। टू बी वेरी स्ट्रेट, इस अमेरिका, टू बी वेरी स्ट्रेट। हमारे यहाँ एंटी भारत सेंटिमेंट काफ़ी तगड़ा है। हाँ, नेपाल में जी, स्पेशली अगेंस्ट मिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी। जैसे न्यूज़ आ रहे हैं जी, ऐसा लग रहा है कि एक अनस्टेबल हेड ऑफ द गवर्नमेंट को इनवाइट कर रहा है भारत। नेपाल में अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो गया और भारत से रिलेशन अगर बिगड़ता है, हाँ, और उसका रीज़न अगर चाइना हो, तो भारत से रिलेशन अच्छा रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए चाइना को भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हमारे यहाँ जितना भी रिलेशन ख़राब हो वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो सकता है, पब्लिक टू पब्लिक नहीं हो सकता। हाँ, तो गवर्नमेंट आते हैं जाते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ समय के बाद फिर पटरी में आ जाता है रिलेशन। नमस्कार दोस्तों, इस टाइम आप लोग राष्ट्रीय सवाल और नेपो इंड पॉडकास्ट देख रहे हो और मैं हूं आपका भाई सुमन। आज हम नेपाल और इंडिया के रिश्ते के विषय में संवाद करने वाले हैं। स्पेशली नेपाल और इंडिया के रिश्ते में बहुत बार दरार आया है, ऐसा बोला जाता है। क्या नेपाल और इंडिया के बीच में दरार लाने के लिए कोई तीसरे देश ने गेम खेला है? इस संदर्भ में रहकर बातचीत करने वाले हैं। बातचीत के लिए आज हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विज्ञ और विश्लेषक श्याम बस्नेत जी आज हमारे पास मौजूद है। सर, स्वागत है आपको। धन्यवाद। नेपाल दुनिया की कई देशों के साथ अच्छे संबंध रखता है, लेकिन सबसे करीबी और भरोसेमंद मित्र नेपाल का कौन है, या बोलूँ नेपाल का सबसे अच्छा दोस्त कौन है, भारत या चीन? अभी के वक्त में देखें तो, क्योंकि दोनों देश नेपाल के पड़ोसी देश है। अगर भाईचारे की नज़रिया से देखें तो नेपाल के सबसे ज़्यादा भाईचारा किसके साथ है, भारत के साथ या चीन के साथ? आपका क्या मानना है इसमें? देखो सुमन भाई, हम लोग करीब 5-6 एपिसोड कर चुके हैं जी। तो बहुत सारी चीज़ में हम लोगों का राय भी प्रकट हो चुका है और हमारा प्रोग्राम के बारे में कमेंट भी आने लग गए जी। हमारे व्यूअर्स का इंक्रीमेंट नहीं हुआ, पर हम लोग धैर्य कायम करके वी आर वेटिंग जी फॉर आवर व्यूअर्स। हम लोगों का 2 देश का जी बाउंड्रीज जो है वो हमारा सभ्यता, आस्था और संस्कृति का है। नेपाल और भारत के बीच। नेपाल और भारत, हम लोग एक ही सभ्यता, एक ही आस्था, एक ही संस्कृति के 2 देश हैं। हाँ, फर्क इतना ही है। तो हमारे यहाँ जितना भी रिलेशन खराब हो वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो सकता है, पब्लिक टू पब्लिक नहीं हो सकता। हाँ, तो गवर्नमेंट आते हैं जाते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ समय के बाद फिर पटरी में आ जाता है रिलेशन। जी हम लोग का इसका अनुभव है। आज का 21st सेंचुरी में नो वर्ल्ड इज अलोन, नो कंट्री इज अलोन, क्योंकि आज कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है उससे हमें हर कंट्री को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। हाँ, जैसे आज अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, जी सारे दुनिया के जितने देश हैं सब तो देख ही रहे हैं। जी तो उसमें जितने कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, तो दिस इवेंट, वर्ल्ड कप इवेंट में सब कंट्रीज को कनेक्ट कर दिया है इसने। जी तो कोई कंट्री एक दूसरे से अलग नहीं है। पर नेपाल और भारत का स्पेशल रिलेशन है। स्पेशल रिलेशन इन अ सेंस वी आर 2 countries with the same civilization, faith and culture. जी
इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है सुमन भाई कि अभी हमारे यहाँ और भारत दोनों में ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बालन शाह का भारत विजिट है जी। उसको लेके काफ़ी चर्चा चल रहा है। हाँ भारतीय मीडिया में भी हो रहा है, नेपाली मीडिया में भी हो रहा है। जी। हमारे यहाँ एंटी भारत सेंटिमेंट काफ़ी तगड़ा है हाँ नेपाल में, जी। स्पेशली अगेंस्ट मिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी। क्योंकि जब पहली बार वो आए थे, जो गुडविल उन्होंने क्रिएट किया था, वो गुडविल एक इकोनॉमिकल ब्लॉकेज के कारण हाँ सब ध्वस्त हो गया। अभी तक उस धक्के से न भारत उभर पाया है, नेपाल हाँ का जनता को हम लोग समझा पाए कि दिस इज अ टेम्पररी फिनोमिना, जी। ये कुछ दिन के बाद तर जाएगा, ऐसा हम लोगों को समझाने में भी दिक्कत हो रहा है। हाँ अभी हम लोग सुन रहे हैं कि भारतीय मीडिया जी। में जैसे न्यूज़ आ रहे हैं, जी। ऐसा लग रहा है कि एक अनस्टेबल हेड ऑफ द गवर्नमेंट को इनवाइट कर रहा है भारत। हाँ वैसा नहीं है, भारत को भी समझना चाहिए। और नेपाल में उस चीज़ को पकड़ के हमारे मीडिया जो है वो भी एंटी भारत, एंटी मोदी नैरेटिव क्रिएट करने में उसको मदद मिल रहा है। जी। नेपाल को भी भी, नेपाली मीडिया को। जी। जैसे आपने कहा नेपाली मीडिया भारत के खिलाफ न्यूज़ अपलोड कर रहा है या बोलो न्यूज़ बजा रहा है। भारत के मीडिया भी नेपाल के खिलाफ, नेपाली प्रधानमंत्री के खिलाफ यहाँ पर सब कुछ बिगड़ चुका है ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसे माने तो दोनों देशों के बीच में एक किस्म का दरार तो पैदा हो चुका है ना अभी के वक्त में। जैसे मैंने आगे भी आपको पूछा था, अभी भाईचारे के संबंध की बात करें तो इंडियन लोग समझते हैं कि नेपाल को कोई तीसरा देश भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश किया है। अभी के वक्त में नेपाल का मित्र देश भारत नहीं कोई और है, शायद चाइना हो सकता है, ऐसा वो लोग बोलते हैं। क्या मानना है आपको इस बारे में कि भारत को खिलाफ नेपाल को भड़काने के लिए चाइना ने मदद किया है अभी नेपाल को? क्या है इसमें? मेरे ख्याल से चाइना उस एक्सटेंट तक नहीं जाएगा, क्योंकि नेपाल में अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो गया और भारत से रिलेशन अगर बिगड़ता है, हाँ और उसका रीज़न अगर चाइना हो, तो भारत से रिलेशन अच्छा रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए चाइना को भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जी। अनस्टेबल नेपाल एक स्टेबल रिलेशन भारत से कायम करने में चाइना को दिक्कत होगा। जी। इसीलिए नेपाल में स्टेबिलिटी ही दोनों देश, भारत और नेपाल और चाइना के रिलेशन में अगर अच्छा रिलेशन कायम करना है, मेंटेन करना है, तो नेपाल में स्टेबिलिटी ज़रूरी है। हाँ मैं सोचता हूँ भारत और चीन को मिलने न देने के लिए, नेपाल को अनस्टेबल करने के लिए थर्ड कंट्री ही है जिम्मेवार। ना चीन ना भारत, कोई तीसरा देश अभी नेपाल को भारत और चीन के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। टू बी वेरी स्ट्रेट, इस अमेरिका, टू बी वेरी स्ट्रेट। हाँ, क्योंकि भारत को चाइना के खिलाफ अमेरिका यूज़ करना चाहता है, ये क्लियर है। हाँ। और चाइना अपना सुप्रीमेसी कायम करना चाहता है, ये भी क्लियर है। अभी के वक्त में चाइना के खिलाफ अमेरिका को भड़काने के लिए अमेरिका ने नेपाल को यूज़ किया है, ऐसा आपको मानना है? अभी जनरल कंसेप्शन यही है, जनरल कंसेप्शन यही है। पर अभी जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, उसमें
सिंस हम लोग बीच में है, भारत और चाइना के बीच में है, हम लोग उसमें से अनटच नहीं रह सकते हैं। जी हमें इफेक्ट पड़ना ही है। ये जो भारत और नेपाल के बीच में अभी जो विजिट हो रहा है हमारा प्राइम मिनिस्टर का, और दोनों देश के हेड ऑफ द गवर्नमेंट का मीटिंग हो रहा है, ये तो अभी की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, ग्लोबल सिचुएशन, हमारा जियो पॉलिटिक्स का सिचुएशन है, दिस इज़ अ मस्ट। नेपाल के लिए भी मस्ट है और भारत के लिए भी मस्ट है। जी सो देयर इज़ नो अदर चॉइस। हाँ तो हम लोगों को एक कॉमन सेंस यूज़ करना चाहिए, जी थोड़ा सा पेशेंस दिखाना चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म सोचने के लिए हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ के मीडिया को मेरा रिक्वेस्ट है, जी कम से कम जब तक ये विजिट संपन्न न हो जी और इसका रिजल्ट हमें पता न हो, तब तक हम लोगों को कमेंट नहीं करना चाहिए। हमें दोनों देश के हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जी हमारे यहाँ की तरफ से बालन शाह और भारत के तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी को, हाँ हम लोगों को इंस्टिगेट करना चाहिए कि कुछ अच्छा हो जाए, लॉन्ग टर्म हो जाए, हम लोग नेपाल जी इस भू राजनीति के चक्कर में ना पड़े। हाँ तो हमारे यहाँ कैसे पीस और स्टेबिलिटी कायम हो सकता है, उसका रास्ता हाँ दोनों देश को दिखाना चाहिए। जी कुछ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी जाए हमारे तरफ से, मेरे ख्याल से मोदी जी एक सीनियर लीडर, वर्ल्ड लीडर के हैसियत से जी बालन जी को मोटिवेट करेंगे, जी उनको थोड़ा सा एडवाइस देंगे, कोई फोर्स नहीं करेंगे मेरे ख्याल से। अगर कुछ अंडरस्टैंडिंग में कुछ टाइम लग भी जाए, इस विजिट में अगर वो चीज़ पूरा कंप्लीट न भी हो, फिर भी मोदी जी नेपाल को और बालन शाह को टाइम देंगे, समय देंगे, ये मेरा विश्वास है। जी जैसे कि आपने कहा, अमेरिका ने चीन के खिलाफ भारत को यूज़ करने के लिए अब नेपाल के साथ रिश्ता खराब करने की कोशिश किया है। आपने बोला अगर लंबे समय तक ऐसा पड़ोसी देश के खिलाफ नेपाल को किसी ने यूज़ किया तो क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा? क्या जंग या बोलूँ नेपाल की सार्वभौमिकता को खतरा हो सकता है? अभी के वक्त में देखें तो जैसे आपने कहा चाइना के खिलाफ में, भारत के खिलाफ में अमेरिका ने नेपाल को यूज़ किया तो क्या होगा लंबे? देखिए, विगत 21 साल से जी जब से हमारे यहाँ गणतंत्र आया है, हाँ हमारे जितने भी रिजीम चेंज हुए हैं, सब में भारत का हाथ है, हाँ भारत का सहयोग है। जी इस गणतंत्र रिपब्लिकन कंट्री स्टैब्लिश करने में भी, सिस्टम इस्टेब्लिश करने में भी भारत का ही देन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर रिजिम चेंज के बाद जो स्टेबिलिटी चाहिए, हाँ उसमें भारत चूक गया। और नेपाली जो लीडरशिप है, उन लीडरों में भी एक फार साइटेडनेस और एक कॉन्क्रीट स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का कोई रोड मैप नहीं था। जी वो लोग क्विक फिक्स में लग गए। हाँ इस क्विक फिक्स के फार्मूला से हम लोग लास्ट 21 साल से हम लोग इससे तबाह हो गए नेपाल। जी आज हमें हमारा जीडीपी जितना है उसका 65% तो हमें लोन है, जी नेशनल लोन है। दैट इज़ वेरी अलार्मिंग। जी और हर साल हमें बजट का
एटलीस्ट 60%, अब तो 60% मेरे ख्याल से पहुंच गया। अगर 60% नहीं है तो भी करीब करीब 50% हमें कर्जा लेना पड़ता है। जी। हमें अपना बजट का टारगेट मीट करने के लिए भी करीब करीब 50% ऑफ द बजट हमें लोन में हमें चाहिए। कहाँ से मिलेगा? जी। ऐसे विषम परिस्थिति में हमें जिस देश पर हम लोग हर क्षेत्र में डिपेंडेंट है जी। और वो चाइना उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। हाँ। हमारा ट्रांजिट फैसिलिटी, ट्रेड फैसिलिटी, हमारा एनर्जी का सप्लाई, जी। हमारा एजुकेशन का सप्लाई, हाँ। ये सब चीज़ सिर्फ भारत कर सकता है। जी। इसका मतलब भारत हमें डोमिनेट करेगा, मैं मोदी जी ऐसा करेंगे, मैं तो नहीं मानने वाला हूँ, और कोई माने दूसरी बात है। जी। इसी एक गलत फहमी में आज हमारे जो लीडरशिप है यहाँ के, जी। नेपाल के लीडरशिप और अमेरिकन और चाइनीज़ दोनों ने इसका एडवांटेज लेके हाँ। आज हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसका मेन कॉज ही यही है ना। जी। तो इसको जितना जल्दी हम लोग समझें, हमें इस विजिट को, जी। अपना ट्रांजिट फैसिलिटी को और सुदृढ़ करना चाहिए। हमारे ट्रेड का जो अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट MOU ऐसा होना चाहिए जिससे भारत का जो बॉर्डर एरिया में भारत में जिस रेट में जो चीज़ मिलता है जी। कम से कम उसी रेट में तो हमें मिलना चाहिए। नेपाल में भी। नेपाल में मिलना चाहिए। हाँ। एंड दैट इज़ पॉसिबल। वो भारत के सहयोग से हम लोग कर सकते हैं। जी। उसमें कोई फैंसी क्लॉज लगाने के लिए ज़रूरत नहीं है। हाँ। उसमें सिंपल ये है कि हमें पब्लिक को पता लगना चाहिए, वी शुड बी इन्फॉर्म कि कौन सा आइटम, जी। चाहे फूड आइटम हो, हमारा गारमेंट आइटम हो, जी। और इलेक्ट्रिक आइटम हो, किस रेट में हाँ। हमें मिल रहा है और उसमें कितना ये लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। जिस दिन हमारे पब्लिक को इस चीज़ को ज्ञान हो जाएगा, जी। देन वी विल फाइट फॉर आवर राइट। उसमें भारत का सहयोग जरूरी है। हम लोगों के बीच में जो बिचौलिया है, मिडिल मैन है, भारत इस चीज़ को कम कर रहा है ना। मिडिल मैन को, पब्लिक और सप्लायर के बीच में जो मिडिल मैन है उसको कम से कम जी। यूज़ में रखने के लिए भारत मोस्ट प्रोबेबली इफ़ पॉसिबल उसको हटाना चाहता है, नहीं तो मिनिमम में रखना चाहता है। जी। हमें भी वो करना चाहिए ताकि क्रॉस बॉर्डर हाँ। हम लोग का डिपेंडेंसी, अभी जो बॉर्डर में हमारा समस्या है, जो हमारे यहाँ जो डबल ट्रिपल में मिलता है दाम में, जी। प्राइस में, उसको हटाना इस विजिट का मेन मकसद होना चाहिए। एक अभी के वक्त में बालेंद्र शाह अगर भारत के दौरे पे गए तो हाँ। इस टाइप का समझौता के लिए बातचीत करना चाहिए। अभी के क्योंकि वक्त हम लोगों आपको को मानना है ऐसा है। एक्स फैक्ट्री प्राइस पर मिलता है। जी। हमारे यहाँ डीजल और पेट्रोल भारत से सस्ता होना चाहिए। हाँ। हमारा कंज्यूमर गुड, फूड आइटम सब भारत के बराबर होना चाहिए। जी। अगर सस्ता न हो तो बराबर होना चाहिए। ये सिस्टम हमारे यहाँ बिचौलिया और व्यापारियों के कारण इस सिस्टम को हटाना चाहिए। अभी तक इन व्यापारियों को भारतीय व्यापारी तरफ से भी, व्यापारी समाज से भी सहयोग मिल रहा है, इसलिए हमें भी कठिनाई हो रही है। जी।
हटाने के लिए, इसको दूर करना चाहिए। हजुर हमारा ट्रांजिट फैसिलिटी और सुलभ होना चाहिए। जी हमें एनर्जी सप्लाई और सुलभ होना चाहिए। भारत ने 2 दिन पहले मोदी जी ने पहला हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन किया था जी है कि नहीं। हमें भी हाइड्रोजन एनर्जी की तरफ भारत को हमें ले जाना चाहिए, जी क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऑयल फील्ड नहीं है। हाँ अल्टरनेट एनर्जी के लिए अगर हम लोग हाइड्रोजन में चले जाएं, इस चीज़ को हमने जब हमारे प्रचंड जी प्राइम मिनिस्टर थे, हमने आज से करीब 4 साल पहले प्रचंड जी को हमने कहा था कि वी शुड गो फॉर हाइड्रोजन एनर्जी। जी द सूनर वी गो द बेटर इट विल बी फॉर आवर कंट्री। ये मैंने उस वक्त के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को कहा था। अब की बार इस विजिट में कम से कम एटलीस्ट हमारे 7 स्टेट्स हैं, जी प्रोविंसेस हैं, तो 7 हमें हाइड्रोजन प्लांट चाहिए। नेपाल को बनाना होगा नेपाल को बनाना चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। जी मैंने तो उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रचंड जी को कहा था कि हमारे नेपाल आर्मी के पास जी करीब 10,000 करोड़ जी करीब 10,000 करोड़ उन लोग का वेलफेयर फंड में है, उसी को यूटिलाइज किया जाए। लेट अस गिव आर्मी अ चांस। जी अगर वो हम लोग कर सके तो एक रेवोल्यूशन आ जाएगा नेपाल में। और इस विजिट में हमारा जो रिवर है हाँ उसको कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि हमें भी लीन पीरियड मीन्स आफ्टर मॉनसून, जी जब भारत को पानी की ज़रूरत सबसे अधिक होती है, उस वक्त हम लोग सप्लाई कर सकें, भारत के फील्ड को हम लोग इरिगेट कर सकें, जी वहाँ के पब्लिक को हम लोग पीने का पानी सप्लाई कर सकें। उससे हमारा अर्थतंत्र जिस दिन भारत नेपाल को ये समझाने के लिए सक्षम हो जाए कि इट इज़ नॉट इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ वाटर। जी हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो भारत को चाहिए, वाटर चाहिए। उसको कैसे हम लोग अपना इकोनॉमी का मेन स्टे बनाते हैं, उस पर हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट आधारित है। इस चीज़ को इस विजिट में मोदी जी बालन जी को अगर कन्विंस कर दें तो वो एक बहुत बड़ा स्टेप होगा नेपाल के डेवलपमेंट में। जी आगे आपने कहा था कि नेपाल और भारत के बीच में अमेरिका ने कुछ खेल रहा है, ऐसा आपने कहा था, इशारा किया था। अभी नेपाल और भारत के संबंधों सुधरने के बारे में ऐसा बोला जाता है, नेपाल ने भी ऐसा कोशिश कर रहे हैं और भारत ने तो कई बार किया है। अभी के वक्त में देखें तो लंबे समय तक जैसे भारत और चीन के खिलाफ नेपाल को कोई तीसरे देश ने खिलाया, आपने बोला, अगर भारत के खिलाफ ऐसे लंबे समय तक किसी ने खिलाया नेपाल को या बोलूँ यूज़ किया, तो क्या नेपाल में और भारत में, नेपाल और भारत के बीच में जंग का संभावना है? आई डोंट थिंक सो। हम लोग लड़ाई करने के हमारा स्ट्रेंथ ही नहीं है ना जी हम लोग न चाइनीज़ आर्मी न भारतीय आर्मी को, आई थिंक वी कैन ओनली कंटेन देम फॉर नॉट मोर देन 12 आवर्स। जी तो 12 आवर्स में हमें किसी दूसरे देश से, इवन अमेरिका, आई डोंट थिंक दे कैन सप्लाई अस मिलिट्री हार्डवेयर प्रोटेक्शन। जी तो वैसे में जंग अभी का सॉल्यूशन नहीं है। जी अगर जंग सॉल्यूशन होता तो मिडिल ईस्ट में खाड़ी का युद्ध जो है उसको तो पहले ही ख़त्म होना चाहिए था।
यूक्रेन का युद्ध पहले ही खत्म होना चाहिए था, नहीं हुआ ना। अगर यहाँ पर ज़बरदस्ती चाहे चाइना, चाहे भारत या अमेरिका जी भी अपना बेस रख के नेपाल को कंट्रोल करना अगर चाहा तो दैट विल बी काउंटर इफेक्टिव, जी प्रोडक्टिव होगा, वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि गुरिल्ला वॉरफेयर में जी गोरखाली को ये लोग हरा नहीं पाएंगे। इट विल बी अ वेरी टफ जॉब। अपना जो बेस है उसको सेफ रखने के लिए भी बड़ा टफ होगा। वो अमेरिका अफगानिस्तान में फेल कर चुका है जी 20 साल और कितने करीब $3 ट्रिलियन खर्च करने के बाद भी उन लोगों को छोड़ के जाना पड़ा। नेपाल में भी वही होगा। अगर चाइना करे, इंटरवीन करे मिलिट्रली, तो भारत को भी आना उसको कंपल्सर हो जाएगा। इट विल बी कंपेल्ड टू कम। तो हम लोग तो कुरुक्षेत्र हो जाएंगे ना। वैसा नहीं होना चाहिए। हमें तो भारत और चीन के बीच में एक इकोनॉमिकल ब्रिज होना चाहिए। जी नेपाल ऐसी जगह में सिचुएटेड है जहाँ से मिनिमम डिस्टेंस में आप भारत का हार्टलैंड में पहुँच जाते हैं। जी अभी जो लिपू लेक का जो मार्ग खुला है, ट्रैक खुला है ट्रेड के लिए, उससे जी उसको वहाँ से आपको मेन लैंड में आने के लिए, हार्ट ऑफ इंडिया, यूपी में, मध्य प्रदेश में, साउथ में जाने के लिए जितना डिस्टेंस और टाइम लगता है उससे बहुत कम जी 150 किलोमीटर का दूरी है कुल मिला के। वो तो नेपाल से है ना। वी शुड टेक दैट एडवांटेज। हमें दोनों देश को कन्विंस करना है कि आपका प्रॉब्लम आप लोग खुद सल्टाइए, हमें सिर्फ ब्रिज होने दीजिए। हम लोग दोनों के लिए ब्रिज है। जी चाहे चाइना यूज़ करे, चाहे भारत यूज़ करे, दोनों मिल के यूज़ करे। ये वन वे ब्रिज नहीं है, ये 4 लेन ब्रिज है। ये अब जितना चाहे उतना यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका जो यूज़ करने का जो टोल है, हाँ दैट शुड बी आवर डेवलपमेंट। जी वैसा कुछ सोचना चाहिए। आई थिंक हमारे लीडरशिप में ये विचार है। कुछ कंस्ट्रेंट हो सकता है जिसके वजह से दे आर नॉट कमिंग आउट ओपनली। जी तो उसको बाहर निकालने के लिए भी इस विजिट को मोदी जी को यूज़ करना चाहिए। अगर ये हो गया, और हम चाहते हैं, हम तो पशुपतिनाथ से प्रार्थना करते हैं कि ये दोनों तरफ का जो मीडिया बाजी चल रहा है, जिससे भारत और नेपाल का जो स्टेबिलिटी का एक चांस है, उसको अगर कोई ख़राब करना चाहता है तो दैट विल बी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ भारत एंड नेपाल, बोथ कंट्रीज। ओके आपने ये महत्वपूर्ण टाइम देकर हमारे साथ बातचीत किया, वार्तालाप किया। इस समय के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद सर। थैंक यू।